चलिए, तो विमाओं का उपयोग सीखते हैं। विमाओं का उपयोग क्या है? सबसे पहला उपयोग है कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब किसी भी समीकरण की सत्यता आप इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भौतिक समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि विमीय प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। अब उसको सीखने के लिए आपको एक प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी, एक नियम का, एक सिद्धांत का ज़रूरत पड़ेगा, और वो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? वो कहता है कि किसी समीकरण में दोनों तरफ प्रत्येक राशि की जो विमा है, प्रत्येक पद की जो विमाएँ हैं, वो हमेशा समान होगी। ठीक है, अगर समीकरण है इधर और इधर इक्वल टू के दोनों साइड में जो भी चीज़ें हैं, डायमेंशन समान होंगे। ठीक, इससे एक और बात भी आप समझ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए आप एक सब्जी मंडी पे गए, दुकान पे गए थैला लेके। ठीक है, अब उस दुकान में जाने पर आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे आपने 4 केले लिए, 2 सेब लिए, और सब्जी में 3 आलू लिए। तो मैं बोलूँगा कि आपने टोटल कितने सब्जियां ली या टोटल कितना सामान लिया? तो आप 4 केले को 2 सेब से जोड़कर 6 केले तो बोल नहीं सकते, या 6 केला आम तो नहीं बोल सकते। मतलब अगर आप 2 और केले ले लें तो 4 केले में 2 केले को जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप 10 सेंटीमीटर में 4 रुपए जोड़ें तो क्या आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। 10 सेंटीमीटर में आप 3 मिलीमीटर भले जोड़ सकते हैं, और वो कैसे? उसके यूनिट में कन्वर्ट करके, है ना। मतलब 10 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर दोनों की विमाएँ L है, यानी कि लेंथ है। लेकिन अगर रुपए की बात करें, या मैं चलो रुपए की बात नहीं कर रहा, पर मैं ले लेता हूँ एक मास 4 kg। अगर 4 kg को 2 मीटर में जोड़ेंगे तो क्या जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। 4 kg को 2 kg से जोड़ सकते हैं। मतलब जब तक ऐसी राशि जिनकी विमाएँ बराबर ना हो, उनको आप नहीं जोड़ सकते। तो कहने का मतलब है कि अगर A प्लस B कर रहे हैं आप, या फिर A माइनस B कर रहे हैं, अगर ये चीज़ मीनिंगफुल है, इज़ करेक्ट या इज़ मीनिंगफुल, अगर ये मीनिंगफुल है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ A बराबर डायमेंशन ऑफ B होगा। ठीक है, यही इससे समझ में आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि अगर आप 2 फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि 2 ऐसी राशियों को जोड़ रहे हैं, तो और वो बात बिल्कुल सत्य है, आप जोड़ रहे हैं और वो समीकरण सत्य है, तो वो तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों की विमाएँ समान होंगी। तो जब आप जोड़ेंगे तो इन दोनों की विमाएँ बराबर होगी, घटाएंगे तो दोनों की विमाएँ बराबर होगी। लेकिन भाग देंगे और गुना देंगे, उसमें आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो भाग और गुना में नहीं लगता है, सिर्फ जोड़ और घटाव में ही लगेगा। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि दी गई समीकरण सही है या नहीं। अगर दोनों तरफ प्रत्येक पद की विमाएँ समान नहीं होंगी तो फिर वो समीकरण सही नहीं होगा। तो आप विमाएँ से आपने किसी समीकरण की सत्यता सिद्ध कर दी। ठीक है, तो विमाएँ जो इस्तेमाल करते हैं वो, जिसका सबसे पहला उपयोग क्या है? किसी भी समीकरण की सत्यता पता करना कि वो सत्य है या नहीं, वो हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको प्रूव करेंगे एक एग्जाम्पल से। इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने। अब शुरू करते हैं। पहला, चेक द करेक्टनेस
ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, EQN मतलब इक्वेशन, ठीक है। तो दिए गए समीकरण की सत्यता सिद्ध करें, यही लिखा हुआ है। तो पहला जो आपको पहले से पता है मैं वही ले लेता हूँ, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², ठीक है। ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा। तो इसमें S का मतलब आपको पता है क्या होता है, ये विस्थापन है, U का मतलब प्रारंभिक वेग, T समय है, A है त्वरण और T समय है, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में S है, तो S का डायमेंशन क्या हो गया L, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि विस्थापन मीटर में लेते हैं और मीटर किसकी विमाएँ है, L की है। अब RHS में देखिए क्या है, सबसे पहले है UT, ठीक। अब UT का डायमेंशन क्या होगा, U हो गया L T-1, ठीक है, और T का T हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे तो डायमेंशन आ गई L, ठीक है। तो ये L है, ये भी L है। अब हाफ AT² ये है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्योर नंबर होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसमें परेशान नहीं होना है। अब ये हो गया त्वरण, ठीक है ना, त्वरण, तो त्वरण का डायमेंशन LT-2 और T² से एक T² आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो विमाएँ L आ गई। तो इससे भी L आ रहा है और इससे भी L आ रहा है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर लगाओगे यानी कि समतुल्यता का सिद्धांत, वो ये कहता है कि ये दोनों अगर जोड़ रहे हो तो दोनों का डायमेंशन समान होना चाहिए, तो ये बात भी सिद्ध हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। खैर ये तो हमें पता था कि ये सही है, तभी तो इतने सालों से पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं इसमें अगर ये बोल देता कि S बराबर 2UT प्लस 5/3 AT², इसकी सत्यता सिद्ध करो, तो अब इसके जगह क्या हो जाता, 2 है ना, 2 हो जाता, तो 2 का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, तो तब भी L आता, और यहाँ क्या हो जाता 5/3, क्या हो जाता 5/3, तो इसकी डायमेंशन तो होती ही नहीं है, इसकी डायमेंशन नहीं होती है, तो यहाँ भी कोई परेशानी नहीं होती। तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, हाँ। लेकिन क्या ऐसा समीकरण हम कभी पढ़ते हैं फिजिक्स में, बिल्कुल नहीं। तो क्या इस तरह से विस्थापन आप लिख सकते हैं क्या किसी सूत्र में, नहीं लिख सकते। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या ये हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते। इसका मतलब इसका एक ड्रॉबैक आ गया, एक कमी आ गई, एक प्रॉब्लम है इसमें कि ये बता तो सकता है कि वो पॉसिबल है कि नहीं, सत्यता बता सकता है समीकरण का, लेकिन ये हरगिज ही नहीं बता सकता कि वो भौतिकी रूप से सही है या नहीं। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट लाइन निकल के आता है कि विमीय आधार से सही, विमीय आधार से जो सही है समीकरण, वो भौतिकी आधार से समीकरण सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये लाइन लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली इनकरेक्ट। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब आ रहा है समझ, मतलब ये है कि जो विमीय आधार से सही समीकरण है, इसको लिख लो, विमीय आधार से सही समीकरण भौतिकी रूप से सही
हो भी सकता है और सही और नहीं भी, और नहीं भी। इसका मतलब आप इस बात को श्योर शॉट नहीं बोल सकते, एकदम डंके की चोट में नहीं बोल सकते कि जो विमीय रूप से सही है वो भौतिकी रूप से भी सही होगा। ठीक, तो इसकी एक ड्रॉबैक, एक कमी बाहर निकल के आ गई। इसको लिखिए, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी उपयोग के अंदर। ठीक है, लिखिए। चलिए अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है कि अगर एक समीकरण है f बराबर a प्लस टी स्क्वायर बाई बी, इफ दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, मतलब इस बार आपको करेक्टनेस चेक नहीं करना है, ठीक है, इसकी सत्यता सिद्ध नहीं करनी है। ये दिया हुआ है कि ये सही है, ठीक है, तो विमीय रूप से ये सिद्ध कर चुके हैं और ये सही है। ठीक है, तो आपको बताना है डायमेंशन a और b का क्या होगा। अगर F का मतलब क्या है, फोर्स, T का मतलब है टाइम, तो फोर्स यानी कि बल और ये है समय। ठीक है, ये है। ठीक, देखिए मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको लिख के रख दिया है। ठीक, अब इसको ट्राई करो 2 मिनट, फिर मैं आता हूँ। तो ट्राई कर लिया आपने, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। आइए, तो मैं कह रहा था कि इंग्लिश में चीज़ें सीखने की ज़रूरत है क्योंकि कॉलेज में आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ दिक्कत ना हो, सो इसके लिए मैं आपको इंग्लिश में भी कुछ कुछ बातें बता दे रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, f बराबर a प्लस टी स्क्वायर बाई बी, और आपको a और b की विमाएँ ज्ञात करनी है। कभी भी इस तरह के सवाल आए तो उसमें सबसे पहले जोड़ और घटाव वाले समीकरण को देखें। हाँ, तो यहाँ इन दोनों को यहाँ पे जोड़ा गया है, देखिए ध्यान से, तो a और प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है ना, a प्लस टी स्क्वायर है, और ये कह रहे हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी लग रहा होगा। और वो क्या कहता है कि आप तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों की विमाएँ समान होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a की जो विमा है वो t वाली होगी, टी स्क्वायर वाली होगी, तो t के पावर में 2 हो गया, ये निकल आया। अब b की बारी, ठीक है, b की बारी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में f है, क्या है, f। अब f की विमाएँ क्या होती हैं, f की विमाएँ आपको याद रखनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ml t-2, यही होता है, ठीक है ना, f का होता है ml t-2। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये, तो राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना, राइट हैंड साइड में भी इसी तरह होना चाहिए। तो देखिए ये f है, इसको मैं a बटा b कर देता हूँ, या टी स्क्वायर बाई बी, कोई भी एक कर लो, दोनों को मैंने अलग कर दिया, प्लस टी स्क्वायर बाई बी, ये है। तो देखो कि अब अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन समान है, सेम डायमेंशन की होगी। समझ में आ रहा है? और इसकी भी वही होगी, इनफैक्ट तीनों की डायमेंशन बराबर होगी क्योंकि आप जोड़ रहे हैं, है ना। तो देखिए a का डायमेंशन टी स्क्वायर था क्या, तो आप क्या बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर बटा b किसके बराबर है, f के, है ना। और f क्या है, ml t-2 है। तो b निकालना है तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर,
तो टी स्क्वायर को भाग दे दो mL(T-2) से, यही b की विमा हो जाएगी। तो चलिए इसको ठीक से लिख लेते हैं, इसको ठीक से लिखते हैं। तो इधर ठीक से लिखने पे क्या आएगा, b की डायमेंशन m-1 L-1 t की घात 4, ये आएगा। ठीक है, आया समझ में, m-1 L-1 t की घात +4। ठीक, बिल्कुल आसान सा इसमें गणित है, कोई खास परेशानी होना नहीं है। तो ऐसे निकालते हैं, कभी भी इस तरह का समीकरण दे दें और वो पूछें कि बताइए इसका क्या होगा डायमेंशन, और वो फिजिकली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, तो उसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है और लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो इसको लिखिए, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखिए क्या है अगला सवाल। तो अगला सवाल है y बराबर a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस डेल्टा। ठीक है, ये एक समीकरण है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन है कि x a और y आर इन मीटर्स। ठीक है, ये मीटर में क्या दिया हुआ है, मात्रक दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, ध्यान रखना। और t इज इन सेकेंड। ठीक है, इसको मैं मीटर लिख देता हूँ, चलो मीटर। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ नहीं, ए हटा देता हूँ मैं यहाँ से, एक्स एंड वाई आर इन मीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, इसको ओमेगा बोलेंगे। ठीक है, ये डिटेल में पढ़ेंगे आप सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो इसको W की तरह लिखो, पढ़ेंगे ओमेगा। ठीक है, के और डेल्टा। ठीक है, इन चारों का आपको डायमेंशन ज्ञात करना है। तो ये है सवाल। ठीक है, 2 मिनट का समय देता हूँ, सोचिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात, ये क्या है, ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो मैंने क्या बताया था कि ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा डायमेंशन लेस होगा। अगर ये डायमेंशन लेस है तो y बराबर a हो गया। तो y बराबर a, डायमेंशन में, डायमेंशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो y का डायमेंशन है वही a का डायमेंशन होगा। तो y मीटर में था, तो किस में है वो, l में। तो डायमेंशन ऑफ a इज l। तो चलो ये हो गया। अब फिर मैंने क्या बताया था कि साइन के अंदर जो जाता है, टैन के अंदर, कॉस के अंदर, कोई भी त्रिकोणमितीय के अंदर जो भी आप पुट करते हैं वो एक कोण होता है, और कोण हमेशा डायमेंशनलेस होगी।
तो अगर ये डायमेंशनलेस है तो ये पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस होगा, सही है। तो अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है तब तो आप डेल्टा सीधा सीधा बता सकते हैं कि डेल्टा क्या है, डायमेंशनलेस, ठीक है ना, नो डायमेंशन, विमाहीन है, विमाहीन। चलिए तो ये हो गया, बचे ये दोनों। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि ओमेगा और टी मिलाकर डायमेंशनलेस है। क्या टी डायमेंशनलेस है? नहीं, टी क्या है, सेकंड में, यानी कि टाइम वाला उसकी विमा होगी, है ना, टाइम वाली उसकी विमा होगी। तो समय वाला जो विमा है वो आपको यहाँ लगाना है और दोनों को गुणा करके एक डायमेंशनलेस बनाना है। इसका मतलब ओमेगा का डायमेंशन और टी का डायमेंशन मिलकर डायमेंशनलेस बन रहा है, ठीक है, डायमेंशनलेस। इसका मतलब ओमेगा का डायमेंशन क्या है, टी की घात माइनस 1, ठीक है, तब जो डायमेंशनलेस होगा। आ रहे समझ? उसी तरह से आपको इसमें लगाना है, तो kx इज डायमेंशनलेस। x किस में है, मीटर में, देखो x मीटर में है, इसका मतलब वो L वाला होगा। तो k इंटू L इज डायमेंशनलेस। तो k का डायमेंशन L की घात -1, ठीक है। तो ये हो गए आपके सवाल का हल, ठीक है। तो ओमेगा भी हो गया, के भी हो गया, डेल्टा भी हो गया। तो ऐसे कभी भी सवाल आए तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि साइन के अंदर डायमेंशनलेस होगा, साइन पूरा डायमेंशनलेस होगा। उसी तरह से लॉग के अंदर वाले जो भी होंगे वो डायमेंशनलेस होंगे और लॉग अपने में भी पूरा डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो ये आपके सवाल का हल हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले उपयोग की तरफ, ठीक। एक उपयोग हमने सीखा कि किसी भी समीकरण की सत्यता पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विमाएँ यूज़ करते हैं। तो उसके लिए प्रिंसिपल होमोजेनिटी भी आता है। वो क्या बोलता है, वो बोलते हैं कि किसी भी दो राशि को तभी जोड़ सकते हैं आप जब दोनों की विमाएँ बराबर होंगी, या घटा सकते हैं जब विमाएँ बराबर होंगी, ठीक है। तो एक उपयोग हमने सीख लिया, अब दूसरे उपयोग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। चलिए फिर अब बढ़ते हैं दूसरे उपयोग की तरफ, ठीक है। दूसरा उपयोग विमाएँ का क्या है, वो है कि डिराइविंग रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। मतलब भौतिकी की जो राशियां हैं, उनकी विभिन्न राशियां हैं, उनके मध्य संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो कई भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, विमाएँ यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे, एक सवाल से लेके चलता हूँ मैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब होता है जैसे एक पर्टिकुलर जगह पर वापस घूमकर आ जाने में जो समय लगेगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है, आवर्तकाल, ठीक। टाइम पीरियड मतलब किसी भी जो जगह पे वापस आने का जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर कर वापस अपने एक किसी जगह पे आने में कितना समय लगाता है, 365 दिन, 1/4 भी है ना। तो वो उसका टाइम पीरियड हो गया, इतने दिन में वो एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो यही होता है टाइम पीरियड। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम मतलब सरल लोलक, वो ऐसा होता है। देखो यहाँ पर एक रस्सी है, रस्सी के नीचे में एक कोई वस्तु है m द्रव्यमान का, उसको आप नीचे बांधकर लटका देते हैं। अब इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको यहाँ पे पुश करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे लौटेगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे डोलता रहेगा, है ना, डोलता रहेगा। तो ऐसे डोल कर वापस यहाँ आने में जो समय लगाता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो हमने ये देखा कि इसका जो टाइम पीरियड है
वो सिर्फ इसकी लंबाई और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है, गुरुत्व त्वरण जो है, उसी दोनों पे निर्भर करता है। तो आप बताएं कि उसका सूत्र क्या होगा। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज फाउंड टू डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डिराइव रिलेशन बिटवीन देम, मतलब एक संबंध स्थापित करें जो टाइम पीरियड, लेंथ और जी पर निर्भर करता हो। तो देखिए कैसे करेंगे। इस टाइप के सवाल में जो जो लिखा रहता है आपको वैसा है वैसा करते जाना है। तो लिखा हुआ है कि यहाँ से सॉल्व करता हूँ मैं कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, तो मैं ऐसे प्रोपोर्शनल का साइन लगा देता हूँ। किस पर? एल पर। किस प्रकार निर्भर कर रहा है पता नहीं, तो एल की घात एक्स रख दो। फिर जी पर किस प्रकार पता नहीं, तो जी की घात वाई कर दो। अब इसको अगर इक्वल करोगे तो एक नियंतांक से गुना करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से, तो यहाँ पर के से गुना कर दो। तो के एल की घात एक्स, जी की घात वाई टी। ठीक, तो मैं वापस से इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ। टी की डायमेंशन, चलो मैं पहले सूत्र ही लिख देता हूँ। टी बराबर के एल की घात एक्स, जी की घात वाई। अब देखते जाओ कैसे करना है, क्योंकि ये डायमेंशनली करेक्ट होगा और आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले के बराबर होगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि इसकी डायमेंशन है टी। ठीक है, अब क्योंकि ये नियंतांक है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, है ना। अब एल का एल हो गया और इसकी घात एक्स हो गई। ठीक है, इसको ऐसे रख दो। जी क्या है तो वो त्वरण ही, और त्वरण का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 2, और पूरे में घात क्या है? वाई। तो इसको क्या लिखोगे? एल एक्स, और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये वाई इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो एल की घात वाई और टी की घात माइनस 2y। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसके पावर को जोड़ दो, ठीक है, और t माइनस 2y, ये हो गया t। अब दोनों साइड देख लीजिए, दोनों अगर बराबर है तो क्या यहाँ l है? नहीं है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? है 0, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? माइनस 2y का मान 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो y का मान क्या हो गया? माइनस हाफ। ठीक, उसके बाद इधर l है ही नहीं, तो x प्लस वाई का मान 0, y का मान माइनस हाफ, तो x माइनस हाफ बराबर 0, तो x का मान हाफ, y का मान माइनस हाफ। तो देखिए आपको सूत्र निकालना था, है ना, उनके बीच में संबंध। तो सूत्र निकालने के लिए t के l के पावर में क्या था? x, तो l के पावर में x का मान देख लो प्लस हाफ, और g की घात माइनस हाफ। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया? k पावर में हाफ, इसका मतलब रूट हो गया, और इसके में डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये ऐसे। ठीक है, अब ये जो k है, ये k का मान आता है 2 पाई। अब ये कैसे आता है? ये आपको डायमेंशन से पता नहीं चलेगा, इसके लिए अलग कुछ नियम है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि आप इस कांस्टेंट का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे डायमेंशन के नियम से, लेकिन संबंध जरूर स्थापित कर लेंगे। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। ठीक है, तो ये होता है टाइम पीरियड। तो ऐसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूँ इसी टॉपिक पे, इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, देखिए क्या है इसमें कि अगर एक
ऐसी वस्तु है, पहले मैं सवाल बता देता हूँ क्या है, इंग्लिश में लिख दिया मैंने। ऐसी वस्तु है जिसकी द्रव्यमान m है, अगर वो वृत्तीय पथ पर चले, यानी कि सर्कुलर मोशन में चले, जिसमें उसकी स्पीड में बदलाव ना हो, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो अगर सर्कल में घूम रहा है वो, वृत्तीय रेखीय पथ में वो घूम रहा है, जिसकी द्रव्यमान m है, जिस वृत्त में वो घूम रहा है उसकी त्रिज्या r है, और जिस स्पीड से वो घूम रहा है उसका स्पीड v है, ठीक है। तो उसको एक बल मिलता है, ठीक है, अगर वो इस वृत्त में घूमे, m द्रव्यमान का, v वेग से m द्रव्यमान का, r त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या है r, अगर इसमें घूमे तो उसको एक बल मिलता है केंद्र की ओर, ठीक है, वो केंद्र की ओर होता है F। तो ये F जो है वो M, R और V इन तीनों पे निर्भर करता है। तो बताएं वो बल का मान क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा। तो इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान मूव्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान, ठीक है ना, एक समान, बिल्कुल परिवर्तित ना हो, एक समान होना चाहिए। फोर्स बल F उसमें लगता है एक्ट्स ऑन इट, मतलब उस पर बल लग रहा होता है, और ये डिपेंड कर रहा है, निर्भर है किस पर, M पर, V पर और रेडियस पर। रेडियस मतलब त्रिज्या, तो वो त्रिज्या r पर निर्भर कर रहा है वो, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ का। तो आपको एक्सप्रेशन बताना है f का। एक्सप्रेशन का मतलब है वो संबंध क्या होगा, वो जो f का मान क्या होगा इनके टर्म्स में, ये निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करना है इसको, उसी प्रकार शुरू हो जाइए। f निर्भर कर रहा है किस पर, m पर, v पर और r पर, तो इसमें z आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है, इसको इक्वल कर देना होता है, m x v y r z पर, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि इसके विमाएँ बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। तो विमाएँ, इसकी विमाएँ क्या है, बल की विमाएँ m l t-2, k का कोई विमाएँ नहीं होगा, m का m ही रहेगा, m की घात x, v क्या बन गया l t-1 पूरे में y, r क्या है, r है तो लंबाई, तो l की घात z, ठीक है ना, ऐसे हो गया। अब देखते जाइए, यहाँ l है, यहाँ भी l है, इसकी घात y है, इसकी घात z है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या आ गया इसमें, देखिए ध्यान से, इधर है m l t-2 और इधर है m और कोई भी नहीं है, तो m की घात x, l की घात y और z, दोनों ही आ गए, y प्लस z, और t की घात माइनस y और एक भी नहीं है, तो t की घात माइनस y। अब दोनों ओर में आप इसकी घात को देखें और मान निकाल लीजिए। तो देखिए ये और ये बराबर है, तो -2 बराबर y, माइनस y है ना, तो -y बराबर -2, तो y का मान 2 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है, तो x का मान 1 आ गया, ठीक है। अब क्या बचता है, इधर l 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, y प्लस z का मान 1 है, y का मान 2 पता है, तो 2 प्लस z का मान 1 है, तो z का मान 1 माइनस 2 यानी कि -1 हो गया, ठीक है। तो तीनों ही मान मिल गए हैं आपको। अब इसको रख दीजिए यहाँ पर, इस सूत्र में रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, f बराबर k m की घात x का मान 1 है, ठीक है, v का घात y का मान 2 है, और r की घात -1, ये हो गया, ठीक। तो देखिए क्या निकल के आता है, f बराबर m v² बटा r, क्योंकि r का पावर -1 है। अब आगे जाके आप पढ़ेंगे
कि जो k है इसका मान यहाँ पे 1 हो जाता है। फिर से वही दिक्कत कि जो नियंतांक है उसका मान आप इस उपाय से, ये जो नियम है इसके विमाय वाली नियम, उससे आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, कमी है इसमें, ठीक है। पर फिर भी आप संबंध स्थापित कर सकते हैं यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार आकलन कीजिए, इसको लिखिए और समझिए इसको, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में, जल्दी से। चलिए अब अगले उपयोग की तरफ बढ़ते हैं। और अगला उपयोग ये है कि किसी भी मात्रक को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो मात्रक का रूपांतरण, मात्रकों का रूपांतरण करने का, अब ये इस तर्क पे निर्भर करता है, ये सिद्धांत इस तर्क पे निर्भर करता है कि अंकीय मान और इससे संबंधित मात्रक का गुणनफल वो अचर रहेगा, वो नियंतांक रहेगा, ठीक है, वो नियत रहेगा। जैसे ये है आपको कोई राशि, ठीक है, ये है कोई भौतिक राशि Q, जैसे ये बल हो सकता है, ये ऊर्जा हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि, कुछ भी हो सकती है Q का मतलब। अब उसका कोई मान होगा, ठीक है, अंकीय मान होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, और उसकी एक मात्रक होगी, ठीक है, यूनिट, ये। तो अगर आप एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जाएंगे, ये u बदलेंगे तो n भी बदल जाएगा, लेकिन उन दोनों का गुणनफल हमेशा नियत रहेगा। तो आप बोल सकते हैं कि n1 u1 बराबर n2 u2 रहेगा, ठीक है। अब किसी एक पद्धति में u1 से जो भी निकल के आ रहा था डायमेंशन, या u2 से जो डायमेंशन निकल के आ रहा था, या विमाएँ जो निकल के आ रही थी, विमाएँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जो घात निकल के आ रहा था, घात, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बल है तो बल ही रहेगा, है ना। वो बल से द्रव्यमान और लंबाई और समय तीनों पे ही निर्भर करने वाला है। ये किसी ताप पे तो निर्भर नहीं करेगा, टेम्परेचर पे, है ना। तो इसका मतलब जो घात है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर आपको n2 पता है और n1 पूछा जाए, या n1 पता है n2 पूछा जाए, कोई भी एक पूछें वो, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए। तो n1 का मान क्या हो जाएगा, n2 u2 बाई u1, ठीक है। अब ये है यूनिट, ये क्या है, मात्रक। तो मात्रक से आप विमाएँ पहुंच सकते हैं। तो विमाएँ क्या होंगी इनकी, वो देख लीजिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि n1 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, m2 हो गया u2 में, ठीक है ना, mlt माइनस वाला कर रहा हूँ मैं, तो m2 बाई m1, लेकिन अगर वो x उसकी विमाएँ थी तो x ही रहेगी, ठीक है। उसी तरह से L2 बाई L1 y, T2 बाई T1 z, यही सूत्र हमेशा लगेगा, ठीक है। अब ये सूत्र कुछ ऐसा नहीं है कि याद रखना है आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी नंबर निकालना हो उसकी विमाएँ, वो जो घात है वो वही रहेगी, बस ये m, l और t जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। देखिए, एक उदाहरण देखते हैं। बल की SI पद्धति में उसकी मात्रा क्या होती है, बल का, यानी कि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एक और सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS पद्धति में बल का जो मात्रक होगा उसको बोलते हैं डायन, ठीक है। तो उनके बीच में एक न्यूटन को अगर मुझे उसको परिवर्तित करना है तो वो कितने डायन के बराबर होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो देखो, ये है आपका SI यूनिट, SI पद्धति है ये, और ये क्या है, CGS पद्धति है,
तो क्योंकि ये मुझे पता था इसलिए मैंने लिख लिया। मान लीजिए सवाल में कुछ खुद ही बना के दे दे कि ऐसी एक पद्धति है जिसमें इस पे निर्भर करता है, इस पे, ये मैं अभी कराऊंगा सवाल, लेकिन ये एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ज्ञात करना है आपको। तो चलो x का मान ज्ञात करना हो, x, तो x बराबर 1 इंटू जिसका मान आपको निकालना होता है वो नीचे जाता है। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विज़िट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विज़िट करके पढ़ सकते हैं। तो अब 9 में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 9 में आप लिख देंगे M2 नीचे, ठीक है, M1 ऊपर, ऐसे L1 L2 T1 T2, ठीक है, ऐसे होगा। अब देखिए इसकी जो घात है वो नहीं परिवर्तित होगा, क्योंकि रहेगा तो ये बल ही है ना, ये बल ही रहेगा। तो देखिए उसमें क्या आया था, M L T - 2, यही था ना। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कम से कम बल का तो याद रखना ही पड़ेगा। तो ये क्या था, ML T - 2, ये था, ठीक है। ये अब देखिए SI में 1 है तो 1 छोड़ो, ये है SI। SI में मास किस में होता है, kg में, ठीक है। और M2 कहाँ, CGS में मास किस में लेते हैं, ग्राम में, ये ग्राम में होता है, ठीक है। ये हो गया 1, इधर हो गया 1 मीटर, इधर हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सेकंड है तो ये भी सेकंड होता है। क्या इन दोनों को आप काट सकते हैं, नहीं कटेगा, क्योंकि केजी और 1 ग्राम है। तो इसको परिवर्तन करें तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, इसमें लिख लीजिए कि 10 की घात 3 ग्राम हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 10 की घात +3 ग्राम बटे 1 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, ठीक। अब ये मीटर को 10 की घात 2 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, तो ये दोनों कट गए और इधर तो कट ही गए थे। तो देख लीजिए x का मान क्या आ रहा है, x का मान आ रहा है 10 की घात 5। तो इसका मतलब 1 न्यूटन का मान 10 की घात 5 डायन होता है, ठीक है। इसी तरह से आप एक दूसरा उदाहरण खुद से करके देख लीजिए। 1 जूल जो है वो ऊर्जा की यूनिट है, ये SI सिस्टम में है, और CGS में ये होता है अर्ग, ये CGS, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर में ट्राई कर लेना। मैं आप उत्तर लिख देता हूँ। उत्तर है x की 10 की घात 7 आएगा, ठीक है। क्या करना है, बस यही सब करना है, सिर्फ आपको इसका डायमेंशन याद रखना है। इसमें क्या होगा, ml² T - 2, ठीक। SI और CGS में कैसे परिवर्तन करते हैं ये आपको पता है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिखिए, इस पर क्वेश्चन और भी कराऊंगा मैं आपको, लिखिए। तो बच्चों अब अगले उपयोग की तरफ बढ़ते हैं। उपयोग वही है, सवाल मैं दूसरा ले रहा हूँ। इसमें सवाल में देखो क्या है, ये ऐसा सवाल है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मात्रक की कई पद्धतियाँ होती हैं,
जिसमें एक एसआई पद्धति है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, एमकेएस है, एफपीएस है, ये सारे हैं। अब मान लो खुद से एक ऐसी पद्धति हमने बना ली, ठीक है, खुद से बना ली, तो खुद से बनाने पर जो हमें पहले से पता है उसको उस नए पद्धति में आप कैसे बदल सकते हैं, ऐसे सवाल भी आते हैं। जैसे इस सवाल को देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट लिए, ठीक है, अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज चोजन, चोजन मतलब उसको लेना है ना, इन विच यूनिट ऑफ मास मतलब द्रव्यमान की जो मात्रक है वो 1 kg का है, 1 kg में मेजर किया जाता है। यूनिट ऑफ लेंथ लेकिन 2 मीटर लिया जाता है, ठीक है, और टाइम को 10 सेकंड लिया जाता है। तो आपको 1 न्यूटन को उस नए सिस्टम में परिवर्तित करना है, ये सवाल है, ठीक है। एक नई पद्धति ली गई है, ठीक है, नई पद्धति ली गई है, मात्रक की, यूनिट मतलब इकाई ले लो या मात्रक बोलो, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान 1 kg का है, लंबाई जो है वो 2 मीटर की है, और समय जो है वो 10 सेकंड लिया गया। मतलब उस मात्रक में, उस नई पद्धति में, उस नई यूनिट में, नए सिस्टम में, यूनिट में ये बातें हैं। तो आपको 1 न्यूटन को नए सिस्टम में परिवर्तित करना है। तो मतलब 1 न्यूटन का मान कितना न्यू यूनिट होगा, इसको न्यू यूनिट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको करवाया कि 1 न्यूटन को सीजीएस में परिवर्तित कीजिए, तो सीजीएस के बारे में हमें पहले से जानकारी है कि उसमें लंबाई सेंटीमीटर में ली जाएगी, द्रव्यमान ग्राम में लिया जाएगा और समय सेकंड में लिया जाएगा। अब इसमें जो नया सिस्टम है उसमें द्रव्यमान जो है वो केजी में ही लेना है, लेकिन लंबाई जो है वो 2 मीटर में लेंगे और ये 10 सेकंड में लेंगे। तो बताइए कि 1 न्यूटन को उस नए सिस्टम में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो वही करना है जो मैंने आपको सूत्र दे रखा है कि Q बराबर NU, तो N1U1 बराबर N2U2 होगा, ठीक है ना, Q बराबर NU, तो इसका मतलब N1U1 बराबर N2U2, यही सूत्र लगेगा। अब इस सूत्र को हल करने के लिए मैंने जो फाइनल एक फॉर्मूला बना रखा है उसी को इस्तेमाल कर लो। N1 में 1 पता है, N2 x है ना, ये हो गया 1 न्यूटन x नया यूनिट, इसको U2 छोड़ दो। तो मैंने कहा था कि यूनिट परिवर्तित होते हैं लेकिन उनकी विमाएँ परिवर्तित नहीं होती है, मतलब उसकी जो घात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो उसी सूत्र को इस्तेमाल कर लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। तो 1 न्यूटन है ये, है ना, तो आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x ही सीधा लिख लेना, x लिख लेते हैं। तो x बराबर 1 इंटू m1 बाई m2 या m2 बाई m1 जो सही लगे की घात x, L1 बाई L2 की घात y, T1 बाई T2 की घात z। लेकिन x, y और z इसका मान तो हमें पता है, कैसे, बल का क्या होता है, बल की जो विमाएँ हैं वो क्या होती है, ml T-2। देख रहे हो ये कई बार इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपको इसको याद कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। तो ml T-2, तो m की घात 1, l की घात 1, इसकी -2, ठीक है। अब देखते जाओ, ये 1 है, मतलब ये न्यूटन वाली बात हो रही है, तो न्यूटन वाला आपको यहाँ लिखना है, मतलब एसआई पद्धति 1 हो गया। तो एसआई पद्धति से जो m निकलता है वो 1 kg रहता है और इसमें भी 1 kg दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें देखिए L1
L1 कहाँ है, L1 कहाँ है, L1 कहाँ है? हाँ, L1 तो चलो SI वाला ही रहेगा, तो SI हो गया 1 मीटर और इसमें 2 मीटर, ठीक है। और इसकी घात 1। T1 हो गया SI प्रणाली में जो यूज़ करते हैं 1 सेकेंड, और इसमें कितना दिया है 10 सेकेंड, कितना है 10 सेकेंड, और इसकी घात -2, ठीक है। देखते जाइए, kg मीटर सेकेंड सारे हो गए कैंसिल, तो ये 1 ही हो गया, और ये कितना हो गया 1/2, तो 1/2, और इसमें 10 की घात -2, इसका मतलब 10 की घात +2 ऊपर आ गया, तो क्या ये 100 हो गया, है ना। तो इसका उत्तर क्या है 50। इसका मतलब 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं 50 नया यूनिट, उस नए यूनिट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो कभी भी इस प्रकार के सवाल आएँ जिसमें खुद से बना दिया जाए कि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें द्रव्यमान इतने से मापा जाता है, लंबाई इतने से मापा जाता है, समय इतने से मापा जाता है, तो आप बताएं एक पर्टिकुलर किसी का भी यूनिट ले लेंगे, जैसे जूल ले सकते हैं, तो जूल के बारे में हमें पता है, क्या पता है जूल के बारे में? जूल के बारे में हमें उसकी विमाएँ पता है। विमाएँ जो है मतलब इसकी जो घात है वो आपको पहले से पता होता है, सिर्फ इनकी जो अनुपात है उसके बारे में जानकारी सवालों में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का इस्तेमाल करने का इसका उपयोग हो गया विमाएँ का, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एक और उपयोग है, उस उपयोग को देखेंगे, फिर इसमें इसकी सीमाएं देखेंगे, लिमिटेशन देखेंगे, क्या क्या दिक्कतें हैं विमाओं में, ठीक है। इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसके आखिरी उपयोग की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या विमाएँ यूज़ कर सकते हैं। विमाओं का यूज़ इस तरह से है, इसका उपयोग ऐसा है कि आप मूल राशि को व्युत्पन्न राशि के टर्म्स में लिख सकते हैं, उनको उसके भाषा में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर मूल राशि आपको पता है तो मूल राशि को फंडामेंटल को डिराइव्ड के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस सवाल से समझते हैं, इस बात को देखिए। अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, यानी कि बल है ना, ये बल, वेग और समय, बल, वेग और समय, क्या ये मूल राशि है? नहीं, ये मूल नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। तो अगर इनको ही फंडामेंटल बना दिया जाए, मतलब इनको ही मूल राशि बना दिया जाए, इनको ही अगर मूल राशि मान लें, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब इन्हीं तीनों को मूल राशि अगर मान लें, तो बताएं ऊर्जा की डायमेंशन क्या होगी, उसकी विमाएँ क्या होगी, ऊर्जा की विमाएँ क्या होंगी, ठीक है। विमाएँ ज्ञात करें ऊर्जा का। तो मतलब इस सवाल में आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि एनर्जी की जो विमाएँ हैं वो F की घात x, v की घात y और t की घात z होनी चाहिए। ये यानी कि आपको x, y, z का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। अब इसको कैसे करें, देखिए ऊर्जा की विमाएँ आपको पता है क्या? इसीलिए आपको मैंने बोला था कि इसको याद करके रखना पड़ेगा आपको। देखिए ऊर्जा हो गया mL² T-2, ठीक है, और बल हो गया mL T-2, इस पूरे में x है। वेग हो गया LT-1 और इस पूरे में y है, और t ही है, समय है ये, है ना। अब देखते जाइए इसको कैसे दोनों साइड के जो घात हैं उसको आप इक्वेट कर देंगे, उसको समीकरण है तो दाएं वाला बाएं के बराबर हो जाएगा घात के टर्म्स में, ठीक है। तो पहले m सारे को एक साथ कर लो तो एक ही m है, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, mL²
t माइनस 2, ये होना चाहिए किसके बराबर, m की घात x, और m है ही नहीं, l की घात एक x यहाँ से आएगा, एक y यहाँ से आएगा, तो l की घात x प्लस वाई। अब t की बारी, यहाँ से -2, यहाँ से -y, यहाँ से +z, तो -2x -y प्लस z, ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसको बराबर कर दो दोनों साइड, तो x का मान क्या आ गया, 1 हो गया ये। अच्छा, x प्लस वाई का मान क्या होगा, 2, तो अगर x का मान 1 है तो y का मान वो भी 1 हो गया। ठीक, अब -2x -y प्लस z का मान क्या होना चाहिए, -2। आ रहा है समझ, x का मान यहाँ से रख दीजिए तो -2, y का मान ऊपर से रख दीजिए 1, प्लस z बराबर -2, तो ये दोनों कट गए यहाँ से, तो z का मान भी 1 हो गया। इसका मतलब अगर ऊर्जा की विमाएँ लिखें तो वो आ जाएगा F V T, ये हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि सभी का घात 1 है तो FVT हो गया। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ अलग अलग विमाएँ के बारे में। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो कुछ महत्वपूर्ण विमाएँ हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको आप देख लीजिए। देखिए, विमाएँ का कोई अंत नहीं है, बहुत सारी विमाएँ हैं जिनको आप पूरे भौतिकी में, पूरे फिजिक्स में आप पढ़ने वाले हैं साल भर, 11वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो किसी भी राशि का आप विमा निकाल सकते हैं, लेकिन तभी जब आप उसके सूत्र को जानेंगे। तो इस चैप्टर में आप सवाल करते समय कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये चीज़ सुना ही नहीं होगा, आपने कुछ ऐसी राशि होगी जिसके बारे में सुना ही नहीं होगा। तो इसलिए, क्योंकि आगे जाके आप पढ़ेंगे, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ अभी, और उसके सूत्र बता देता हूँ जिससे विमाएँ निकाल सकेंगे। ठीक है, जैसे एक है बल आघूर्ण, ये होता है टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या होता है कि बल लगाने के कारण अगर कोई वस्तु घूमने लगे, ऐसे वो घूमने लगे, जैसे आप दरवाजे में बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण जो है वो आगे नहीं बढ़ता, वो मतलब आगे, जैसे आप गेंद में बल लगाएं तो वो आगे बढ़ जाएगा, उसके विस्थापन होगी, लेकिन ये कोणीय तरीके से घूमेगा वो। ठीक है ना, तो ऐसा रूप बल का जो किसी वस्तु को घुमा सके उसे बोलते हैं बल आघूर्ण, टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सूत्र क्या होता है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टाउ बोलते हैं। तो ये इसका सूत्र हो गया, R को F से गुणा कर दो। ठीक है, F का मतलब बल हो गया, ये बल है, और ये दूरी है। कहाँ से दूरी, तो जहाँ से वो घूमने वाला है उससे जहाँ बल आपने लगाया परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत जो बल लगेगा वही वाला हमें इससे गुणा करना होता है। ठीक है, लंबवत वाला मैं ले लेता हूँ, लंबवत दिशा में होनी चाहिए। खैर, उससे मतलब नहीं है आपको ये पता होना चाहिए कि इससे क्या निकल के आएगा। इससे निकल के आएगा विमा L, और इससे क्या निकल के आएगा, ml t-2। तो देखिए, बलाघूर्ण का विमाएँ क्या निकल के आएगी, ml² t-2। लेकिन एक चीज़ आपने गौर किया, ml² t-2 तो ऊर्जा का भी था, गतिज ऊर्जा का, कार्य का और बल आघूर्ण का, तो तीनों ही अलग अलग हैं। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। जबकि चलो 2 मिनट के लिए मान लें कि कार्य और ऊर्जा दोनों की जो मात्रक है, यानी यूनिट, वो सेम है, तो ठीक है, विमा भी सेम हो गई। लेकिन इसकी यूनिट न्यूटन मीटर होती है, इसकी जो यूनिट है
वो न्यूटन मीटर होती है, ना कि जूल। तो देख लो, अगर विमाएँ समान हैं तो वो राशि बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो आप नहीं बोल सकते कि विमाएँ अगर बराबर हैं तो राशि भी बराबर होगी। अलग अलग राशि की विमाएँ सेम होती हैं। ठीक है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। ठीक है, ये इसकी सीमाएँ हैं। तो ये 100% चीज़ें सही नहीं देता है, इसकी कुछ ना कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। कोणीय वेग को रिप्रेजेंट करेंगे एक W जैसा आपको दिखेगा, इसको बोलेंगे ओमेगा। ठीक है, ओमेगा। अब इसके सूत्र क्या है, क्योंकि ये वेग है कोणीय तरीके से, तो वो ये बताता है कि कोई भी थीटा कोण बढ़ने में कितना समय लगा, उसी का अनुपात होता है ये। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, थीटा बराबर थीटा बटा टी। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या होगी ज़रा देखिए। थीटा किस में होता है, ऐसा यूनिट रेडियन होता है और ये सेकंड होता है, तो इससे आ गया रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन कैसे लिखेंगे आप। अरे थीटा का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता है ना, तो केवल इसी का रह गया, तो t-1 केवल यही रहेगा। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है m0 l0 t-1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें l की विमाएँ क्या है, 0। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है भाई, f बराबर 1/t। तो इस फ्रीक्वेंसी का भी क्या हो गया, विमा। डायमेंशन अगर लिया जाए तो t-1। अब देखिए यहाँ भी t-1, यहाँ भी t-1, लेकिन इसकी यूनिट की अगर बात करें तो वो होता है हर्ट्ज, है ना, Hz, ये होता है हर्ट्ज। देख रहे हो, ये दोनों अलग अलग राशि है पर दोनों का विमाएँ बराबर है। अब पृष्ठ तनाव भी मिल सकता है आपको, ये आप पढ़ेंगे आगे जाकर, पर अगर सवालों में मिल जाए तो मैं इसका सूत्र बता देता हूँ। पृष्ठ तनाव होता है बल बटा लंबाई। अब ये क्या चीज़ है कि ये किसी भी द्रव की जो सतह होती है उसमें बल जो लगता है वही कहलाता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसमें एक शब्द में बता दिया आपको बस, जबकि इसकी बहुत गहराई है, आगे पढ़ेंगे हम लोग 11वीं के आने वाले चैप्टर में। ठीक है, तो देखो ये सूत्र है, तो सूत्र से विमाएँ आप बना लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, ml t-2 और ये l, तो l कट गए तो हो गया m, या तो l0 लिख लो t-2, ये हो गया इसका विमा। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट को h से लिखते हैं। अब ये क्या है, ये कहता है कि किसी भी फोटोन आप नहीं सुने होंगे, या शायद आप केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हों। फोटोन का मतलब है कि जो ऊर्जा आपको रोशनी प्रकाश में दिखाई देता है वो एक फोटोन के फॉर्म में। मतलब आइंस्टीन ने कहा था कि हम मान सकते हैं कि बहुत सारे पैकेट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं ऊर्जा की। ठीक है, उसी को फोटोन बोलते हैं। तो एक फोटोन की ऊर्जा कैसे लिखेंगे, आइंस्टीन ने कहा था कि वो ऊर्जा को लिखते हैं, प्लैंक कांस्टेंट को गुणा करते हैं आवृत्ति से। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, इससे गुणा करते हैं, या HF लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग ये न्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये V नहीं है, ये न्यू है। ठीक है, NU, न्यू, और ये है प्लैंक नियतांक। ठीक है, प्लैंक का नियतांक है ये। इसका मान क्या होता है वो आप पढ़ लेंगे आगे, पर उससे मतलब नहीं है मुझे मतलब है कि इससे h का डायमेंशन क्या होगा। तो h को क्या लिख सकते हो, h बटा न्यू। ठीक है, अब E बटा न्यू, सॉरी। तो E का क्या होता है डायमेंशन, देखो यहाँ से ऊर्जा का,
ऊर्जा कहाँ गया, ऊर्जा यही होता है ऐसा ही, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इसका क्या होता है टी माइनस वन। अभी मैंने दिखाया आपको, देखो यहाँ पे, तो इसको हल कीजिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का विमा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट। तो ये कुछ ऐसे नियतांक हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण वाला जो बताया था मैंने आपको, कैपिटल जी का है ना, एच का, ये सारी चीज़ें आपको कुछ याद रखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि किसी सवालों में पूछा जा सकता है। अभी मैं एक सवाल लेता हूँ मैं आप, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं पूछ देता हूँ ऐसे ही, नंबर 6, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति, उसकी चाल, प्रकाश की चाल, चाल क्या होता है, सी का मान कितना होता है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर है तो वो मीटर पर सेकेंड ही, तो सी का क्या होगा विमाएं, एल टी माइनस वन, यही होगा, ठीक है। चलिए अब इसको लिख लीजिए और इसको याद भी करना है आपको, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप नहीं सुने होंगे, हो सकता है आपको पता ही नहीं है ये, वो इसलिए क्योंकि आप पढ़े नहीं है। 11वीं 12वीं में पढ़ लेंगे, फिर आप विमाएं निकाल सकेंगे, ठीक है। तो आपको किताब में उसके सूत्र दी रखी होगी, वहाँ से आप विमाएं निकाल सकते हैं अगर किसी सवाल में फंसते हैं तो, ठीक। इसको लिखिए, फिर एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी, प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, इन्हीं को अगर मूल राशि बना दें, अगर उनको ही मूल राशि बना दें, तो बताइए द्रव्यमान की विमा क्या होगी, ठीक है। ये सवाल है। तो मतलब फिर से वही जो मैंने आपको पीछे उपयोग बताया उसी का एक सवाल है, लेकिन उसके पहले मैंने बीच में बता दिया कि प्लैंक कांस्टेंट का कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है, ये होता है प्लैंक कांस्टेंट का, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पीछे मैंने निकलवा रखा है, और ये स्पीड ऑफ लाइट। तो इन तीनों की विमाएं आपको पता है, ठीक है। अब इन्हीं के टर्म्स में आपको बताना है कि द्रव्यमान का क्या दर होगा विमाएं। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि मास का निकालना है आपको, तो आपको निकालना क्या है एक्चुअली में ये निकालना है कि मास इज इक्वल्स टू जी का जो घात है वो x है, h y और c z। तो आपको ये बताना है, ठीक है ना, ये इसी का आपको मान ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले इसकी विमाएं लिख दो, m हो गया। अब इसकी विमाएं यहाँ से लिख देंगे, तो m माइनस 1 L 3 T माइनस 2 पूरे में x, उसके बाद ये लिख देंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस वन वाई, ठीक है। और तीसरा एल टी माइनस वन पूरे में z। देखिए समझ आया क्या लिख रहा हूँ, m का यहाँ लिख दिया, बाकी सबका यहाँ लिख दिया, x y z आ गया, ठीक है। अब देखते जाइए, सभी का जो m है उसको एक साथ लिख लो, तो m माइनस एक्स प्लस वाई और कुछ भी नहीं है, l 3x प्लस 2y प्लस z। आ रहा है समझ, 3x 2y प्लस z। अब t का मान देखिए, माइनस 2x माइनस वाई माइनस z, ठीक है, ये हुआ। अब देखते जाओ, इधर बस m ही है,
बाकी सारे तो ज़ीरो हैं। तो समीकरण देखते जाइए क्या क्या बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले समीकरण यहाँ से लिखोगे, -x + y बराबर 1, ये हो गया पहला समीकरण। ठीक, अब यहाँ से लिखो 3x + 2y + z बराबर 0, क्योंकि इधर तो l है ही नहीं, है ना। उसके बाद यहाँ से -2x - y - z बराबर 0, ये तीसरी समीकरण। तो आपके पास 3 अननोन वेरिएबल है, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें हैं x y z 3 है, और आपके पास 3 समीकरण है। तो अब आराम से सॉल्व कर लेंगे और उत्तर निकाल देंगे आप, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, अब कॉपी कीजिए और सॉल्व कीजिए 2 मिनट, फिर देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। ठीक, तो निकाल लिया होगा आपने। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर क्या आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद x का मान आ जाएगा -½ y का मान आ जाएगा +½ और z का भी मान आ जाएगा +½ ठीक है। तो जब आप इसको इस सूत्र में रखेंगे तो द्रव्यमान की विमा क्या आएगी, g की घात -½ क्योंकि x -½ है, h की घात +½ c की घात +½ ये आने वाला है, ठीक है। ये है द्रव्यमान। ठीक, तो इसी तरह के सवाल आते हैं जिनको हमेशा एक में दूसरे में इसके जितने भी उपयोग है मैंने आपको बता दिया, जिसमें लास्ट के 2 बड़े महत्वपूर्ण थे कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में, फंडामेंटल क्वांटिटी को डिराइव के टर्म्स में, एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, एक ऐसी यूनिट जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है लेकिन उसमें लंबाई या वो समय, द्रव्यमान, उनका मान क्या है वो सब कुछ दिया हुआ है, उसमें आप परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे उपयोग हैं। अब इसकी सीमाएं देखते हैं, इसकी लिमिटेशन देखते हैं कि क्या क्या इसकी कमियां हैं, ठीक है। तो कमियां में से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बीच बीच में मैं बता रहा था, अब उसको मैं सब कुछ लिख के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये है उत्तर, समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी एक बार बात करते हैं कमियों के बारे में। देखिए, पहली चीज़ कि जो फिज़िकल कांस्टेंट है, यानी जो भौतिकी नियतांक है, जैसे मैंने s = ut + ½ at², हाफ के जगह अगर मैं 3/2 लिख रहा था तो वो भी सही बता रहा था वो। या टाइम पीरियड निकालना था पेंडुलम का, तो उसमें 2π हमें पता नहीं कि 2π होगा। बल मैंने निकाला तो k का मान 1 होगा, ये उससे आप बता ही नहीं सकते, ये आगे पढ़ोगे तो पता चलता है, ठीक है। तो जो नियतांक है उसका मान आप नहीं निकाल पाएंगे, एक बात। दूसरी चीज़, आप तभी ये चीज़ लगा पाएंगे जब 3 समीकरण ही इससे बन पाएगा। देखिए 3 ही हमेशा अननोन होता है, तो 3 समीकरण बनेगा, उसी से हल हो पाएगा। तीसरा, केवल गुणा वाले ही जो तीनों में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके ही सूत्र आप निकाल सकते हैं। जैसे s = ut + ½ at², ये आप निकाल नहीं पाएंगे, सूत्र निकाल नहीं पाएंगे, सिर्फ गुना वाले ही आप निकाल पाते हैं उससे, ठीक है। और कमी क्या दिखा कि 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम है ना। और क्या पता चला कि अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी, लेकिन अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट भी नहीं होगी, ये आप नहीं बोल सकते। जैसे डायमेंशनलेस क्या था, कोण, है ना, विमाहीन कोण था, लेकिन उसकी एक यूनिट थी, क्या थी वो, रेडियन। तो ये सारी बातें आप महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप लिख भी लेंगे। तो आगे मैं बताता हूँ इसकी सीमाएं क्या है, ठीक, लिखिए इसको फिर। तो अब विमा के खामियों की तरफ बढ़ते हैं, उनकी कमियों की तरफ बढ़ते हैं, इनकी लिमिटेशन क्या है, इनकी सीमाएं क्या है, ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। सबसे पहले, इसके द्वारा विमा रहित नियतांकों का मान ज्ञात नहीं कर सकेंगे, ठीक है, नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए जैसे t = 2π√L/g,
तो इसमें 2 पाई आता है, ये आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो एक लिमिटेशन यहाँ आ गई। दूसरी, यह विधि काम नहीं करेगी यदि कोई राशि अन्य राशि के साथ ज्या कोज्या लघुगणक रूप से संबंधित हो। केवल घातीय संबंध होना चाहिए, केवल घातीय संबंध होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था पहले भी कि ये आप संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। जैसे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपसे ये मैं बोलूँ कि समय जो होता है, जैसे f बराबर mv स्क्वायर बटा r आया था, है ना, तो ये देखो इसमें गुणा हो रहा है, इसमें कहीं जोड़ घटाव नहीं है, तो ये आप स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जोड़ घटाव वाले ये सब आप नहीं स्थापित कर पाएंगे, ये इसकी खामियां हो गई। अच्छा, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि केवल एम एल टी इन पर ही निर्भर करने वाले जो राशियां होती हैं उनको हम समीकरण में बनाते हैं, तो केवल 3 समीकरण बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो 3 अननोन है तो 3 समीकरण आप बना सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा किसी पे निर्भर कर रहा हो तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो विमीय विश्लेषण तभी काम करेगा जब कोई राशि केवल 3 राशियों पर निर्भर कर रही हो। ठीक है, तभी ये काम करेगा। चौथा, अगर मान लीजिए जैसे ये था एम्पियर, ठीक है, या ताप की बात हो जाए केल्विन, तो फिर ये केल्विन और ये सारी जो 4 राशि हैं तो 4 समीकरण फिर चाहिए होगा आपको। तो ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर MLT की बात हो रही है तो 3 समीकरण पे निर्भर करने वाला ही काम करेगा। ठीक है, तो ये थी लिमिटेशन और विमाएँ के बारे में बात है। तो इस चैप्टर में हमने मात्रक एवं विमाएँ सीखी। मात्रक आपको पता होता है, यूनिट्स आपने पढ़ रखा होता है, लेकिन डायमेंशन बिल्कुल न्यू था। ठीक है, तो डायमेंशन यानी कि विमा, और इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, तो आपको मैंने बता दिया कि किसी भी समीकरण की सत्यता पता करने के लिए कि वो सही है या नहीं। उसके बाद किसी भी राशि के बारे में जानकारी दे रखी है तो उससे आप उसके सूत्र तक पहुंच सकते हैं। और फिर हमने सीखा कि अगर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को ही मान लिया जाए तो उसके टर्म्स में फंडामेंटल को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं ये विमीय विश्लेषण के अंदर आता है। ठीक, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपको एक्सरसाइजेस जो हैं, जो सवाल हैं आपके शीट में, उनको सॉल्व करें। अन्य भी किसी जगह से आप सॉल्व कर सकते हैं और बढ़िया प्रैक्टिस चाहिए इसमें। ठीक है, तो काफ़ी आसान चैप्टरों में से एक है और इसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।